इससे पिछले वाले वीडियो में आप सबों ने राष्ट्रभाषा के बारे में अध्ययन किया था। आज के इस वीडियो का हमारा टॉपिक है राजभाषा, जिसे ऑफिशियल लैंग्वेज कहते हैं। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से राजभाषा के संबंध में किन किन चीज़ों को आप जानेंगे, इस पर एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले आप जानेंगे राजभाषा क्या होती है, इसके बाद राजभाषा का अर्थ और साथ ही साथ राजभाषा की परिभाषा को जानेंगे और अंत में आप राजभाषा की प्रकृति, उसके विशेषता, उसके गुण, लक्षण और महत्व के बारे में भी अध्ययन करने वाले हैं। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आर स्टडी पे। इस यूट्यूब चैनल के इस वीडियो के माध्यम से आज हम लोग राजभाषा के बारे में अध्ययन करने वाले हैं, जिसे अंग्रेजी में ऑफिशियल लैंग्वेज कहा जाता है। तो अब हम समझेंगे कि ये राजभाषा क्या होती है। देखिए, राजभाषा जो होती है वो विचार विनिमय का एक माध्यम है, कहे तो एक भाषा है जो लिखित और मौखिक दोनों रूप से होती है। कहे तो हमारा जो राजभाषा है वह भी एक संप्रेषण का माध्यम है। कोई भी भाषा हो आपके लिए संप्रेषण का ही वो माध्यम होता है, चाहे वो राजभाषा हो, राष्ट्रभाषा हो, जो भी भाषा हो। तो उसी तरह से राजभाषा भी आपका एक विचार विनिमय का भाषा है जो लिखित और मौखिक दोनों रूप से होते हैं। याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। राजभाषा आपका लिखित भी होते हैं और मौखिक भी होते हैं। लेकिन सबसे मेन बात आती है कि हम लोग राजभाषा को कहेंगे किसको, राजभाषा का अर्थ होता क्या है। तो देखिए, राजभाषा जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। जो राजभाषा है, जिसमें से पहला शब्द है आपका वह है राज और दूसरा शब्द है आपका भाषा। राज का अर्थ हो जाता है यहाँ पर किसी राज्य से, जो स्टेट अंग्रेजी में जिसको बोलते हैं, किसी भी देश के राज्य से। और भाषा का मतलब क्या होता है कि भाषा यानी जो संप्रेषण का माध्यम है, वार्तालाप का एक साधन है। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि राजभाषा का मतलब क्या होगा कि किसी राज्य में प्रयोग की जाने वाली भाषा, यानी किसी राज्य के अंदर बोले जाने वाली भाषा। हम कह सकते हैं कि राजभाषा किसी राज्य की भाषा होती है। आगे चलिए हम लोग बात करते हैं राज्य भाषा की परिभाषा की ओर चलते हैं। तो राज्य भाषा को हम लोग कैसे परिभाषित कर सकते हैं? जो भाषा देश के किसी राज्य में राजकीय कार्य में प्रयुक्त होती है उसे राजभाषा कहते हैं। राजभाषा को अंग्रेजी में ऑफिशियल लैंग्वेज भी कहते हैं। ऑफिशियल मतलब क्या कि ऑफिस में, ऑफिस मतलब कि जहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जाए ऑफिशियल रूप से। कहने का मतलब ये है कि राजकीय कार्य में सरकारी रूप से जिस भाषा का इस्तेमाल किया जाता है उसी भाषा को राजभाषा कहते हैं। किसी भी राज्य के सरकारी कार्य में जो भी भाषा का इस्तेमाल किया जाता है वह भाषा उस राज्य का राजभाषा कहलाता है। क्या हमारे देश के सभी राज्यों के लिए राजभाषा निश्चित किया गया है क्या? ये क्वेश्चन आप लोगों के मन में होगी। तो देखिए, केंद्र में राजभाषा जो है वह हिंदी और अंग्रेजी है। हमारे देश के केंद्र में जो सभी राज्यों का एक केंद्र होता है, उसमें जो है ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में जो भाषा आती है वो आपके हिंदी और अंग्रेजी है। लेकिन किसी राज्य की बात करेंगे तो हमारे सभी राज्यों की, हमारे देश के अंदर जितने सारे राज्य हैं उसकी राजभाषा हिंदी है। अब ये राजभाषा हिंदी है, इसको संविधान द्वारा नियुक्त किया गया है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को संवैधानिक रूप से राजभाषा घोषित किया गया था। ये तिथि आप याद रखेंगे, 14 सितंबर को, और इसीलिए इस दिन हिंदी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो 14 सितंबर 1949 को, यानी हमारे देश की आज़ादी के कुछ दिनों बाद, हिंदी भाषा को संवैधानिक रूप से राजभाषा घोषित किया गया था। यानी किसी भी राज्य का जो राजभाषा होगा, यानी सरकारी कोई भी कामकाज होंगे वो हिंदी भाषा में ही होंगे। और साथ ही साथ उस राज्य के सरकारों के इच्छा अनुसार वो चाहे तो हिंदी भाषा अनिवार्य है, वो तो होना ही होना है, लेकिन साइड से अगर वो चाहे तो उस राज्य के स्थानीय भाषा का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो आप क्या समझे कि किसी भी राज्य का अगर राजभाषा की बात करेंगे, सरकारी कामकाज की भाषा की बात करेंगे, तो वही उसका राजभाषा कहलाता है जो हिंदी होता है। लेकिन कोई राज्य सरकार अगर चाहती है तो हिंदी भाषा के साथ साथ इसको ड्रॉप नहीं करेगी, इसके साथ साथ अन्य भाषा जो उस राज्य में बोली जाती है बड़े पैमाने पर, उसको भी यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं अपने सरकारी कामकाज में, यहाँ पर ऑप्शनल भाषा के रूप में, ऑप्शनल लैंग्वेज के रूप में। ठीक है, अब बात आती है कि राजभाषा जो होती है वह स्वाभाविक नहीं होती है, बल्कि इसको सीखा जाता है। इस पर थोड़ा सा गौर कीजिए। राष्ट्रभाषा में मैंने आपको बताया था कि वह स्वाभाविक होता है, यानी मनुष्य अपने कल्चर के हिसाब से, संस्कृति के हिसाब से जो भी भाषा सीख जाता है और उसका प्रयोग करना स्टार्ट कर देता है, वो राष्ट्रभाषा होती है। लेकिन जो राजभाषा होती है वह स्वाभाविक नहीं होती है, इसको सीखना पड़ता है। कैसे सीखना पड़ता है? जैसे कि मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है बिहार के मिथिलांचल यानी कि मधुबनी साइड का है, तो उसका स्वाभाविक भाषा क्या हो जाएगा? मिथिला हो जाएगी। लेकिन बिहार में जो बिहार की राजभाषा है वो मैथिली नहीं है, बल्कि वह जो आपकी राजभाषा है वह हिंदी है।
तो वहाँ की जो व्यक्ति हैं मधुबनी साइड की, वो तो ऑटोमेटिक मैथिली भाषा सीख गए, लेकिन फिर भी उनको अगर कामकाज की भाषा सीखनी पड़ेगी, क्योंकि कामकाज की अगर उसकी ज़रूरत पड़ती है, सरकारी कामों की ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ पर जो भाषा प्रयोग में लाई जाती है वो उसका हिंदी होता है। तो राजभाषा हिंदी है, उसको आता है मैथिली, इसलिए उसको हिंदी भाषा सीखनी पड़ती है। इसीलिए कहा गया है कि राजभाषा स्वाभाविक भाषा नहीं होती है, बल्कि इसको लोगों के द्वारा सीखना पड़ता है। अगर किसी राज्य में हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भाषा को भी राज्य सरकार मानती है, अपने सरकारी कामकाजों में उसका इस्तेमाल करती है, तो वहाँ पर भी लोगों को अंग्रेजी भाषा सीखना पड़ेगा, क्योंकि अंग्रेजी भाषा हम लोगों का स्वाभाविक भाषा नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये पॉइंट आपको समझ में आ गई होगी कि राजभाषा जो है स्वाभाविक भाषा नहीं होती है। स्वाभाविक भाषा हमारा राष्ट्रभाषा कहलाएगी, जिसे हम सीखेंगे वो आपका राजभाषा कहलाती है। ठीक है, अब बात करते हैं राजभाषा की प्रकृति, गुण एवं उसके विशेषता की। तो सबसे पहला पॉइंट है कि राजभाषा किसी भी राज्य के सरकारी कामकाज की भाषा होती है। कोई भी राज्य में चले जाइए, उसकी जो सरकारी कामकाज की भाषा होगी वही उसका राजभाषा कहलाती है, जिसमें आपका हिंदी कॉमन है। बिहार के किसी भी स्टेट में चले जाए, भारत के किसी भी स्टेट में चले जाइए, आपको वहाँ पर सरकारी कामकाज में एक भाषा आपको हिंदी देखने को मिल ही जाएंगे, जिसको संविधान ने यहाँ पर घोषित किया है कि ये हमारे राजभाषा है हमारे देश के सभी राज्यों की। दूसरा पॉइंट है आपका कि यह स्वाभाविक भी हो सकती है और इसे सीखा भी जाता है, लेकिन ज़्यादा केस में ये स्वाभाविक नहीं होती है, इसको सीखा ही जाता है। अब स्वाभाविक कब होगी? जब किसी व्यक्ति का आस पड़ोस की भाषा हिंदी है, ठीक है, उसके परिवेश की भाषा अगर हिंदी हो गई तब तो उसके लिए ये स्वाभाविक है, क्योंकि वो हिंदी ऑटोमेटिक सीख जाएगा और वही उसकी राजभाषा भी है। लेकिन ज़्यादातर केस में क्या होता है कि व्यक्ति की स्वाभाविक भाषा यानी आस पड़ोस की उसके क्षेत्र की भाषा हिंदी नहीं होती है और फिर उसको हिंदी सीखना पड़ता है, क्योंकि हिंदी हमारा एक राजभाषा है। इसीलिए कहा जाता है कि यह सीखा भी जाता है, ज़्यादा केस में सीखा ही जाएगा, कम केस में ये भाषा स्वाभाविक होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि राजभाषा का क्षेत्र जो है वो राज्य तक ही सीमित रहता है। आपको मैंने राष्ट्रभाषा के संदर्भ में बताया था कि राष्ट्रभाषा का जो क्षेत्र है वह काफ़ी व्यापक होता है, पूरे देश में लगभग अधिकांश जगहों पर उसका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन राजभाषा का क्षेत्र काफ़ी सीमित होता है। वो अपने देश को तो छोड़ दीजिए, देश के एक खास राज्य में ही इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए राजभाषा का क्षेत्र जो है वह काफ़ी सीमित होता है। यह एक औपचारिक भाषा होती है जिसकी रचना व्याकरण के नियमानुसार की जाती है। राजभाषा एक औपचारिक भाषा है और इसमें जो शब्द होते हैं उसका एक सार्थक मीनिंग होता है। इसके जितने सारे वाक्य होते हैं वह एक व्याकरणीय नियमबद्ध रचना के अनुसार होते हैं, क्रम के अनुसार होते हैं, इसमें शुद्धता पाई जाती है। ठीक है, इसीलिए इस भाषा को औपचारिक भाषा के रूप में कहा गया है और इसकी रचना व्याकरण के नियमानुसार ही की जाती है। इसमें व्याकरण के नियम का काफ़ी महत्व होता है, बिना व्याकरण के नियम के हमारे राजभाषा का रचना नहीं हो सकती है। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि शासकीय व्यवस्था हो या फिर शिक्षा व्यवस्था हो या फिर आपके चिकित्सा जैसे कोई व्यवस्था हो या फिर कोई भी अन्य सरकारी कामकाज हो, उसमें आपको राजभाषा का प्रयोग किया जाता है। तो राजभाषा का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाएगा? जितने सारे सरकारी कामकाज होंगे किसी राज्य के अंदर, वहाँ पर जो भाषा का प्रयोग की जाती है वही उस राज्य की राजभाषा कहलाती है। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो मैंने आपको आज का टॉपिक बताया, राजभाषा के संदर्भ में अध्ययन करवाया, ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई है। अगर आपने राष्ट्रभाषा के बारे में नहीं देखा है तो आपको स्क्रीन पे अभी जो वीडियो दिखने वाली है इस पर क्लिक करके आप लोग राष्ट्रभाषा को भी जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि राष्ट्रभाषा और राजभाषा दोनों को समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो में मैंने आपको राजभाषा के बारे में जानकारी की दी। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे और आपको अच्छे से समझ में भी आ गई होगी। अगर किसी तरह की समस्या है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर सूचित करेंगे, अगर नहीं है वो बातें भी हमें बताएंगे। अगर इस तरह के और भी रोचक, महत्वपूर्ण और उपयोगी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल वाले आइकन को भी प्रेस इसलिए कर लीजिएगा क्योंकि इस तरह के जब कोई भी महत्वपूर्ण वीडियो मैं अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो इस वीडियो में बस इतना ही था, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक ले देखते रहिए हमारे चैनल RKR स्टडी को। धन्यवाद।